हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा यहाँ आपको सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। बिफोर मूविंग अहेड, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, एक बार फास्ट ट्रैक बेसिस पे बोलूँगा। पहली बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, आपके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के अंदर से अनअकैडमी का ऐप कर लीजिए इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, पहले आप अनअकैडमी को सर्च कर लीजिए, उसे कर लीजिए इंस्टॉल, उसके अंदर में जाइए प्लस कोर्सेज में। प्लस कोर्सेज में जैसे हम यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, आगे जाके ऐसे ही वीडियोस हम लोग डालने वाले हैं इन दिस अनअकैडमी ऐप। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे, कुछ फ्री रहेंगे, कुछ फ्री नहीं रहेंगे। आप इन वीडियोस के अलावा अपने फास्ट ट्रैक रेगुलर जो भी रिवीजन कोर्स करना चाहते हैं वो सब के लिए आप यहाँ पे प्लस कोर्स के अंदर में जाके कर सकते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन की फीस आप लोगों के सामने है। अगर आप इस फीस को देखेंगे तो इस फीस में आप सारे सब्जेक्ट्स, जितनी फैकल्टीज अवेलेबल है वो सारी की सारी फैकल्टीज के साथ मल्टीपल व्यूज के साथ में देख सकते हैं। नाउ दैट इज समथिंग दैट इज रियली बेनिफिशियल। एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैं बोल सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के अंदर में हम लोग देने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो एक महीने की फीस 4500 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, आई मीन दैट इज रियली वेरी लेस, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता। इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स, आप कोई भी चीज़ को अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ में देख सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो आप पे करना नहीं वगैरह, वो आप लोगों का लुकआउट है हाउ यू वांट टू मूव इट। पर हाँ, बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं बिल्कुल आप लोगों को अश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई एंड दिस पार्ट ओवर हियर, मतलब एक इनिशियल स्टार्ट, एंड हम लोग हमारे कोर्स सिलेबस की तरफ शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के अंदर में दिया हुआ ये चैप्टर का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 8 से 16 मार्क तक जाता है। यानी एक अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 16, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट बोलना चाहिए रादर, मैंने अब तक के 16 मार्क के क्वेश्चन मैंने देखे ही हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, ये भी आपको लोग किसी ना किसी एग्जाम पेपर के अंदर में दिखा ही होगा। सो वी आर ऑन पेज नंबर 15.19। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ वीडियोस के दौरान मेरी यही इच्छा होगी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं फोकस करके हर क्वेश्चन के पीछे का एनालिसिस आप लोगों को बता सकूं। इससे क्या होगा, कुछ इंड एस के कंसेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे साथ साथ में और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। सो देयर विल बी अ टू पैटर्न वे इन विच वी विल वर्क। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला। वीनस लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल एंटिटी दैट ओन्स 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे ही प्रॉपर्टी वर्ड की बात आती है ना, हमेशा समझ लीजिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑल 3 प्रॉपर्टीज वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ परचेज प्राइस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज इज एज अंडर। आपको 3 प्रॉपर्टीज दी है, तीनों का परचेज प्राइस दिया है, तीनों का मार्केट प्राइस दिया है, तीनों का लाइव दे दिया और तीनों का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल दे दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 and 2 आर यूज्ड एज फैक्ट्री बिल्डिंग। यानी मैं बोल सकता हूं प्रॉपर्टी 1 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी 2 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये दोनों भी आपके इंड एस 16 में कवर हो जाएंगे इसीलिए, क्योंकि दोनों भी फैक्ट्री बिल्डिंग है। प्रॉपर्टी 3 इज लेट आउट टू अ नॉन रिलेटेड पार्टी एट मार्केट रेंट। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और ये इंड एस 40 में कवर हो गई क्योंकि ये रेंट पे दी हुई है। रेंटल इज कवर्ड अंडर इंड एस 40। मैनेजमेंट प्रेजेंट्स ऑल 3 प्रॉपर्टीज अंडर पीपीई। मैंने अब तक के 2 मिस्टेक्स मार्क की है, मिस्टेक 1, मिस्टेक 2। मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की, चर्चा हम करेंगे आगे चल के। कंपनी डज नॉट डेप्रिशिएट एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू एक्सीडिंग द कैरिंग अमाउंट and recognize the difference between purchase price and fair value in the statement of P&L. मिस्टेक नंबर 3, आप डेप्रिशिएट नहीं करते। मिस्टेक नंबर 4, आप इनका डिफरेंस सीधा सीधा P&L में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एनालाइज वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय वीनस लिमिटेड इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टीज इज करेक्ट, इफ नॉट देन एडवाइज द करेक्ट पैटर्न। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के बारे में कुछ बातें करते हैं, वो बातें जो इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है आपका इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होना चाहिए। दूसरी बात, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि एसेट को हर साल डेप्रिशिएट करना कंपलसरी है। एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गया तो डेप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 3 आइडेंटिफाई होती है इसके अंदर कि आप डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, विच इज रॉन्ग। ठीक है, फेयर वैल्यू इस साल के एंड में दी हुई है। इंडिया 16 सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए बोलता है कि आप जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कर रहे हैं तो हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं।
या तो आप कॉस्ट मॉडल से सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कर लीजिए या फिर आप रीवैल्यूएशन मॉडल से सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कर लीजिए। दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो कॉस्ट मॉडल से कर लीजिए या सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन रीवैल्यूएशन मॉडल से कर लीजिए। इज दिस क्लियर? पर एक क्लास ऑफ एसेट के ऊपर एक ही मॉडल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्नीचर एंड फिक्चर है, तो जैसे हम क्लासरूम्स में रहते हैं तो अलग अलग क्लासरूम, हर क्लासरूम में फर्नीचर एंड फिक्चर है। एक क्लासरूम में जो फर्नीचर एंड फिक्चर पड़ा है, एक क्लासरूम में जो फर्नीचर एंड फिक्चर पड़ा है, दूसरे क्लासरूम में जो फर्नीचर एंड फिक्चर पड़ा है, क्या मैं दोनों के ऊपर अलग अलग मॉडल लगा सकता हूं? आंसर इज नो। सारे फर्नीचर एंड फिक्चर पे या तो कॉस्ट मॉडल लगाइए या सारे फर्नीचर एंड फिक्चर पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाइए। पर क्लासरूम में एसी भी है, तो एसी और फर्नीचर एंड फिक्चर क्या दोनों पे अलग अलग मॉडल लग सकता है? आंसर इज यस, दोनों पे लग सकता है। एक पे कॉस्ट मॉडल, एक पे रिवैल्यूएशन मॉडल। यस, दिस इज परमिटेड। इज दिस क्लियर? पहले ये बात दिमाग के अंदर एकदम क्लियर रखिएगा। अब देखिए, मैं यहां पे दो अलग अलग क्लासेस की बात करूं तो ठीक, पर यहां तो दोनों फैक्ट्री बिल्डिंग है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 बोथ आर फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब सेम क्लास ऑफ एसेट्स। सिंस दे आर सेम क्लास ऑफ एसेट्स, आप दोनों पे अलग अलग मॉडल नहीं लगा सकते। मैंने मिस्टेक नंबर 1 आइडेंटिफाई की है, वहां लिखा है आप प्रॉपर्टी 1 पे कॉस्ट मॉडल लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी 2 पे रिवैल्यूएशन मॉडल। बस आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉट परमिटेड। दोनों के अंदर हमेशा मॉडल सेम रहना चाहिए। So the mistake is identified and now we need to advise. So what is the advice given from IND AS 16 point of view? हम इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक साथ दिखाएंगे। परचेज प्राइस इज 15 एंड 10, दैट मेक्स इट 25,000। तो मैं दिखा दूंगा ग्रॉस ब्लॉक 25,000। इस साल हम इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन हो जाएगा, देखिए लाइफ दोनों की ही 10 ईयर्स है, दोनों की लाइफ 10 ईयर्स है, यानी कि 2500 का डेप्रीसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर ये। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो नेट ब्लॉक है वो नेट ब्लॉक हो जाएगा हमारा 22,500। तो द फर्स्ट थिंग इज, आप 22,500 पे छोड़ दीजिए, 2,500 का डेप्रीसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई, आपको 2,500 का डेप्रीसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। सो दिस इज कॉस्ट मॉडल, दिस इज कॉस्ट मॉडल। ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, एक काम कीजिए, रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दीजिए। रिवैल्यूएशन मॉडल, अब रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम लोगों को वो भी कंसेप्ट देना है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना कि डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं किया। यार ऐसा कैसे होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं किया, डेप्रीसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट रिवैल्यूएशन मॉडल, तो 16 और 11 दोनों का फेयर वैल्यू मैं ले लूंगा, डेट मेक्स इट 27,000 रुपीज। यानी मैं इसे 27,000 कर देता हूं। सो 27,000 माइनस 22,500, दैट मेक्स इट 4,500 का रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, 4,500 का रिवैल्यूएशन सरप्लस। इज दिस क्लियर? अब ये अकाउंट कैसे होगा, या तो दोनों को फेयर वैल्यू पे डालना है या फिर दोनों को इस पे डालना है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन। वन मेथड इज एलिमिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड। पहले डेप्रीसिएशन तो चार्ज करो बॉस, डेप्रीसिएशन चार्ज तो करना है, बट द मेथड ऑफ रिवैल्यूएशन इज एलिमिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड। दूसरा है प्रोपोर्शनेट एसेट इंक्रीज मेथड। तो एक ही वीडियो में मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर कर रहा हूँ आप लोगों के, मैंने जैसा कि कमिट किया है, एक ही वीडियो में हमें काफी सारे कंसेप्ट्स कवर करना है यहाँ पे। तो पहला है एलिमिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड। मुझे एसेट को 27,000 पे लाना है और डेप्रीसिएशन को करना है 0। ये कैसे होगा, डेप्रीसिएशन में 2,500 का एलिमिनेट कर देता हूँ और एसेट की वैल्यू को 2,000 से बढ़ा देता हूँ, तो आपको दिखेगा दोनों का टोटल 4,500 आ जाता है। कैसे होगा, एंट्री नंबर 1, डेप्रीसिएशन डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,500। तो पहले तो आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया। एंट्री नंबर 2, मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को हटाना है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज डेबिटेड। ठीक है, फिक्स एसेट की वैल्यू को भी बढ़ाना है, तो फिक्स एसेट इज आल्सो डेबिटेड। दोनों का टोटल चले जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 4,500, और फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से हम उसे ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस में, मेकिंग इट 4,500। तो पीएनएल से रूट नहीं होता फेयर वैल्यू डिफरेंस। जो यहाँ पे मिस्टेक नंबर 4 मैंने आइडेंटिफाई किया, आप पीएनएल से रूट कर रहे हो, पीएनएल से रूट नहीं होता बॉस, पीएनएल से रूट नहीं होता। रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट हो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन इज समथिंग दैट वेंट टू पीएनएल, कंपलसरी जाएगा ही जाएगा, और इस तरह की एंट्री होगी। इज दिस क्लियर? दिस इज फर्स्ट मेथड। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। ग्रॉस ब्लॉक है आपका 25,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 2,500, तो एसेट दिख रहा है 22,500 का,
आपने एसेट को 27,000 कर दिया। जब भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा तो वो तो दोनों भी मेथड पूछ सकते हैं। वैसे तो आप एक ही मेथड दे दे तो इज मोर देन सफिशिएंट, और स्टूडेंट के लिए हमेशा एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड इज द सिंपलेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे ये थोड़ा सा हार्ड वाला मेथड देखेंगे, कोई नहीं, कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपने इसको 4,500 से बढ़ाया, अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूं तो ये 22,500 का 4,500 22,500 का 20% है, 20% इंक्रीज। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज बाय 20% बोथ ग्रॉस ब्लॉक एंड accumulated depreciation, proportionate increase method. You have to increase both gross block and accumulated depreciation by 20%. ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 500, making it 30,000 and 3,000। क्या करेंगे, पहली वाली एंट्री अब मैं नहीं बता रहा, डिप्रिसिएशन वाली एंट्री सेम। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 5,002, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाया 502। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट होगा। दोनों ही केस में रिवैल्यूएशन सरप्लस में 400-500 ही है, बस दिखाने के टेक्निक दो अलग अलग है, तो ये पॉसिबिलिटी है। मिस्टेक नंबर 2 जो थी, आपने तीनों प्रॉपर्टीज को पीपीई में ले लिया। मिस्टेक नंबर 2, आपने तीनों प्रॉपर्टीज को पीपीई में ले लिया, जो प्रॉपर्टी रेंट पे है उसे आप पीपीई में नहीं ले सकते। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 और इनफैक्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है, और इनफैक्ट शेड्यूल 3 डिवीजन 2 जो इंड AS का फॉर्मेट देता है बैलेंस शीट का, ये सब एक ही बात बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग से दिखाओ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग से दिखाओ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग से दिखाना है। मिस्टेक नंबर 2 इज आइडेंटिफाइड। अगला कमेंट इसके ऊपर रहेगा। पहला कमेंट मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को बताया, पहला वाला कमेंट किस तरह से चला हमारा। अब हम दूसरे वाले के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज जो या तो रेंट पे दी हुई है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। जो प्रॉपर्टीज बिजनेस में यूज हो रही है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। यानी यहां तो आप रेंट पे दे रहे हैं, बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, तो प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 वाज यूज्ड इन बिजनेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बट व्हेन द प्रॉपर्टी इज रेंटेड आउट और हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, यहां रेंट आउट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 लग जाता है। अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 लग रहा है तो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है कि नहीं होता है? होता है बॉस, डिप्रिसिएशन वहां भी है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 में भी डिप्रिसिएशन है। तो एसेट 12,000 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखेगा, पीपीई में नहीं दिखेगा, ठीक है। 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखेगा। मैं इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 10 साल की आप लाइफ बता रहे हैं, यानी कि 1200 का डिप्रिसिएशन हो गया, यानी 10,800, एंड दिस डिप्रिसिएशन विल गो टू पीएनएल। यस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिप्रिशिएटेड। ये अपने दिमाग में, अपने जहन में बसा लीजिए। ओके, मिस्टेक नंबर 1 पे वापस आते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लास्ट प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन मॉडल वर्ड यूज हुआ है। आईएफआरएस में परमिटेड है, आईएफआरएस में परमिटेड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में परमिटेड नहीं है। क्यों नहीं है ये अपन फिर किसी और वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। अभी ये वीडियो के अंदर में हमारा मोटिव नहीं है, हमें इसको कवर नहीं करना। पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 के अंदर में सिर्फ कॉस्ट मॉडल परमिटेड है, रीवैल्यूएशन मॉडल परमिटेड नहीं है। आप रीवैल्यूएशन का डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट दे सकते हैं, वो परमिटेड है। मतलब आज इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 13,500 है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में लिखिए आप कि प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 13,500 है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। बट अकाउंटिंग करते समय कॉस्ट मॉडल पे ही अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग करते समय आप रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगा सकते। यानी ये जो हम लोग 10,800 दिखा रहे हैं ना बॉस, सिर्फ ये परमिटेड है, सिर्फ यही परमिटेड है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के पहले हम लोग आंसर पार्ट के ऊपर जाते हैं। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 फर्स्टली अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कवर होती है, या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे। प्रॉपर्टी 3 सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 के अंदर में कवर होती है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। क्वेश्चंस 8-8 9-9 मार्क के आएंगे, इसलिए इतने लेंदी आंसर्स है, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है 22,500 अगर कॉस्ट मॉडल है तो, और 10,800 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दूसरे केस में आपकी प्रॉपर्टी 27,000 की दिखेगी एंड 10,800 रिवैल्यूएशन सरप्लस 4,500 का दिखता रहेगा। दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, ठीक है। On 1st January 2002, Sun Limited notified that a customer was taking legal action against the company in respect of financial losses incurred by the customer.
Customer alleged that financial losses caused due to supply of faulty products on 30th September 2001 by the company. Sun Limited defended the case but considered, based on progress of the case on 31st March 2002, that with 75% probability that it will have to pay damages of 10 lakh rupees. तो 10 लाख रुपए expected था कि अपने जेब में डैमेज आ सकता है. However, accountant has not recorded the transaction. The case was ultimately settled against the company and had to pay damages of 12 lakh on 15th May. The financials were authorized by board of directors on 18th May 2002. जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह आता है, तो आप समझ लो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत छोटा है. इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी रहता है कि आपने भी किसी और के ऊपर क्लेम डाल के रखा है. वो पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 का चैप्टर ओपन करेंगे तो वहां डेफिनेटली आपको दिख जाएगा. हो क्या रहा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 बोलता है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ सकती है, और वो लाइबिलिटी क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्शंस आपके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, ऐसा आपको लगता है, प्रोबेबल है कि जेब से पैसा जाएगा, और आप बता सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट दे सकते हैं कि कितना पैसा जाएगा. देयर आर 3 पॉइंट्स. ठीक है, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, ये आउटफ्लो पास्ट इवेंट्स के कारण होगा, और आउटफ्लो कितना हो सकता है ये आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं, तो आपने उसका प्रोविजन बनाना चाहिए. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37. ये 3 कंडीशंस है. फर्स्ट, liability because of past events, probable outflow. Third, reliable estimate can be made. If all 3 conditions are satisfied, आप provision बनाएंगे. अगर कोई एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है पास्ट इवेंट्स के अलावा बाकी दो में, तो हम contingent liability का डिस्क्लोजर करते हैं. आप रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो होगा, कोर्ट केस चल रहा है. अब यहाँ पे 75% चांसेस है, जिसे हम बोलेंगे मोस्ट लाइकली अप्रोच. एक दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड अप्रोच जो वेटेड एवरेज होता है, और एक मोस्ट लाइकली अप्रोच. यहाँ मोस्ट लाइकली की बात हो रही है. 75% मतलब लाइकली है 10 लाख रुपए जाएंगे, और 25% लाइकली है कि कुछ भी नहीं जाएगा. तो 75% चांसेस कि 10 लाख रुपए जाएंगे या कुछ नहीं जाएगा, वैसी कहानी है. तो जब लग रहा है कि 10 लाख रुपए जाएंगे, आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा 75%, विच इज मोर लाइकली देन नॉट, मोर देन 50%. तीसरा, ये पास्ट इवेंट्स के कारण हुआ है. 31 मार्च के पहले आपने फॉल्टी प्रोडक्ट दे दिए थे. Since all conditions are satisfied, try to understand, since all conditions are satisfied, provision बनना चाहिए. यानी मैंने 10 लाख रुपए का प्रोविजन बना देना चाहिए. क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर लायबिलिटी, 10 लाख रुपीस. ये मेरे पहले पार्ट का आंसर हो गया. तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया था अकाउंटेंट ने, गलत है, करना चाहिए था. अब मैं आ रहा हूं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एंड दिस हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है कि रिपोर्टिंग डेट के पहले ऐसी कोई घटना हुई थी, कोई घटना, कॉन्टिंजेंसी, ये अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, ये इंडिया 10 बोलता है. ठीक है, कोई घटना हुई थी जिस घटना का रिजल्ट आउटकम, सीधा फाइनल आउटकम रिपोर्टिंग डेट के बाद पर आपके फाइनेंशियल्स अप्रूव होने के पहले, कौन अप्रूव करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव करने के पहले अगर आ गया है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फाइनल आउटकम है, वो इन 2 डेट्स के बीच में आ गया है, तो ऐसे में उन इवेंट्स को आपने एडजस्ट कर देना चाहिए इन योर बैलेंस शीट. हमारे क्वेश्चन में 31 मार्च के पहले एक घटना हुई, कॉन्टिंजेंसी हुई. कॉन्टिंजेंसी ये नहीं थी कि आपने फॉल्टी प्रोडक्ट्स दिए, कॉन्टिंजेंसी ये थी कि आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया गया. अब इसका आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, 10 लाख रुपए शायद जेब से जाएंगे, पर इसका फाइनल रिजल्ट 18 मई जो कि आपका डेट ऑफ अप्रूवल है, उसके पहले, इस क्वेश्चन में 18 मई की डेट है, उसके पहले 15 मई को आ गया था. आउटकम फाइनल हो गया कि आपके जेब से 12 लाख रुपए जाने वाले हैं. तो क्या हमने इसको एडजस्ट कर देना चाहिए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की अगर मैं बात करूं तो हाँ, कर देना चाहिए. क्या गलत है उसमें? फाइनल आउटकम आ गया ना. सो नाउ देयर आर 2 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दोनों के मिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है. पहले आपने प्रोविजन 10 लाख का किया, अब आप इस प्रोविजन को रिवाइज करके 12 लाख कर रहे हैं, उसी रिपोर्टिंग डेट पे, नई डेट पे नहीं, उसी रिपोर्टिंग डेट पे, और 2 लाख रुपए का जो इंक्रीज है वो 2 लाख रुपए से हम बढ़ा देंगे P&L डेबिट टू प्रोविजंस, यानी ये 12 लाख रुपए हो जाएगा. ठीक है, इंडिया 37 अलॉन्ग विद इंडिया 10. सर अगर ये आउटकम 18 मई के बाद आता तो एडजस्ट नहीं करते, नॉन एडजस्टिंग होता, अगले साल P&L में वो डिफरेंस दिखता. सर क्या ये एरर है अगले साल P&L में दिखना? नहीं,
हमारी इन सिचुएशंस के हिसाब से जो हमने 10 लाख प्रेडिक्ट किया था वो सही था, आगे जाके वो अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो कोई एरर थोड़ी है, वो सिर्फ चेंज इन एस्टिमेट्स होते हैं, चेंज इन एस्टिमेट्स। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Mercury Limited is an entity engaged in the plantation and farming on large scale diversified across India. 1st April 2001 company received government grant of 10 lakh subject to condition. Subject to condition that continue to engage in plantation of eucalyptus tree. Eucalyptus tree for coming period of 5 years. 5 साल तक आपको यूकेलिप्टस ट्रीज उगाने हैं, ग्रो करने हैं, ठीक है, प्लांटेशन करना है। Management has a reasonable assurance that entity will comply with the conditions for 5 years and accordingly recognizes 2 lakh rupees in the statement of P&L as per Ind AS 20 accounting for government grant. Analyze whether it is correct or not. दो तरह के स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, Ind AS 20 और Ind AS 41। गवर्नमेंट ग्रांट, पहले गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं, Ind AS 20, फिर मैं Ind AS 41 के ऊपर जाता हूं क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट Ind AS 41 पढ़ते नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट ये बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट की ग्रांट मिली है और आप श्योर हो कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दोगे, इट इज प्रोबेबल दैट दे विल बी सेटिस्फाइड, तो ऐसे में आपने उस गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने चाहिए इन पीएनएल ओवर द पीरियड इन विच द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। इस क्वेश्चन में कंडीशन है यूकेलिप्टस ट्री 5 साल उगाना है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया और आप श्योर हो कि हाँ अपन तो 5 साल उगा लेंगे, तो ऐसे में 5 साल में 2-2 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट को दिखा देना चाहिए। So this is the requirement of Ind AS 20. क्लियर कंसेप्ट समझ गए? Ind AS 20 क्या बोलता है आपको। अब आपकी कहानी आ जाती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से बढ़ के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 पे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अगर आप स्कोप की बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का स्कोप बहुत क्लियरली आपको बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उसे, गवर्नमेंट ग्रांट अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उसे इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उसे इस स्टैंडर्ड में Ind AS 20 में कवर नहीं करेंगे। ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, उन ग्रांट्स को Ind AS 41 में कवर करो। तो अब हम आ जाते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 एग्रीकल्चर। यहाँ प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, आप इस तरह के प्लांटेशंस वगैरह जो भी मैनेज्ड एक्टिविटी करते हो ना वो सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। और अगर ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट, आप उस गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में तब तक नहीं ट्रांसफर कर सकते जब तक आपने उससे रिलेटेड सारी की सारी जो कंडीशंस है ना उनको सेटिस्फाई नहीं कर दिया, सारी जितनी भी कंडीशंस है ना उनको सेटिस्फाई नहीं कर दिया, विच मीन्स अनलेस द कंडीशन इज यूकेलिप्टस ट्री फॉर 5 years, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाती ना पूरी 5 साल की, तब तक आप उस ग्रांट को अपने पीएनएल में नहीं दिखा सकते। यू आर नॉट परमिटेड टू शो इट इन योर पीएनएल। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे ये 10 लाख रुपए तब तक आपके पीएनएल में नहीं जाएंगे जब तक ये 5 साल पूरे के पूरे लैप्स नहीं हो जाते, तब तक ये आपके बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ डिफर्ड इनकम। समझ गया? 5th ईयर के एंड में ये 10 लाख रुपए को हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अगर आप Ind AS 41 का चैप्टर ओपन करेंगे ना वहां पे इन्होंने एक सेकंड पार्ट इसमें ऐड कर दिया, विल यू आंसर चेंज इफ गवर्नमेंट विल आस्क फॉर रिफंड proportionately, will you answer change if the government will ask for refund proportionately if activity is closed down after few years? For example 2 साल बाद आप बंद करते हो तो proportionate पैसा लौटाओ, पूरा 10 लाख नहीं लौटाना है। Yes, answer will change, क्योंकि हर साल की कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ वो इनकम हमारी अश्योर हो जाती है। पहले महीने का कंडीशन अश्योर करते से ही मेरी जो इनकम है 2 लाख रुपए की वो अश्योर होगी, दूसरे महीने की भी 2 लाख रुपए अश्योर हो गए, तो हर साल की इनकम के साथ में अपनी इनकम कुछ ना कुछ अश्योर होते जा रही है, इसीलिए उसके बेसिस पे उसकी अकाउंटिंग होना चाहिए। तो इन दैट केस दिस आंसर वुड हैव बीन करेक्ट। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मर्क्यूरी लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू मार्स लिमिटेड फॉर 10 lakh, receipt of which is in 3 installment 3,33,333 over 2-year period। 2 year 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे देना है, 2 year period, April 2001 2002 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर 1 एंड ऑफ ईयर 2। कंपनी इज ऑफरिंग 5% डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ सेल। अगर सेल के समय आपने पेमेंट कर दिया पूरा का पूरा तो आपको 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। द सेल एग्रीमेंट हैज एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 5.36%। टोटल कंसिडरेशन to be received from such sale is 10 lakh rupees
एंड हेंस मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज्ड अ रेवेन्यू ऑफ 10 लाख रुपीस। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखिए, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो डिफरेंस इन गैप बिटवीन इंडियन गैप एंड इंड एस, एनालाइज वेदर द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड बाय द अकाउंटेंट इन कंप्लायंस विद इंड एस, इफ नॉट देन व्हाट। तो उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड की है 10 लाख रुपए की, विच इज रॉन्ग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 बोलता है कि अगर आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल मतलब गुड्स गए और गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड भी चले गए, गुड्स तो गए ही गए, गुड्स के साथ उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड भी चले गए, और उससे मिलने वाला पैसा, इन दोनों के बीच में अगर टाइम गैप 12 महीने से ज्यादा है, 12 महीने से ज्यादा, तो ऐसे में आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच कैश फ्लोज पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब इसमें भी दो चीजें हैं, पैसा आज मिल गया, गुड्स फ्यूचर में जाएंगे, गुड्स आज चले गए, पैसे फ्यूचर में मिलेंगे। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, गुड्स चले गए, पैसे फ्यूचर में मिलेंगे। मैं वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 कवर्स टू कंसेप्ट्स, इस वीडियो में हम सिर्फ एक कंसेप्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, आपके जेब से गुड्स चले गए, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड चले गए, पर पैसा आने वाले 2 सालों में आने वाला है, आने वाले 2 सालों में आने वाला है। तो ऐसे में आपने उसके प्रेजेंट वैल्यू की रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू आप क्या रेट से लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू वैसे तो इम्प्लिसिट रेट पे लेंगे, बट इम्प्लिसिट रेट एंड डिस्काउंट टर्न्स आउट टू बी सेम चलेगा। आज के आज अगर कोई पेमेंट देता है तो मैं कितने पैसे लेता हूं, रेवेन्यू उतने पे रिकॉर्ड होती है। आज के आज अगर गुड्स बेचे तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं, मैं रेवेन्यू उतने पे रिकॉर्ड करता हूं, विच इज 50,000 रुपए का डिस्काउंट हटा दीजिए, 9,50,000 रुपए, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना व्यू यहां रखूंगा आपके सामने। सो दिस विल बी डेटर टू सेल्स, ये 9,50,000 रुपए का सेल रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इस डेटर ने आपको कुछ पैसे तो दे ही दिए हैं, तो उतने पैसे आ जाएंगे। तो कितने पैसे दे दिया उसने आपको, 3,33,333, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इन कमिंग 2 years। मेरा ओपनिंग हो गया 6,60,000, नहीं 9,50,000 माइनस 333,333, 616,667। मैं इस पे इंटरेस्ट लूंगा इम्प्लिसिट रेट पे 5.36%। वैसे इम्प्लिसिट रेट नहीं होता, डेटर वाला रेट होता है, पर इस क्वेश्चन में हम इम्प्लिसिट रेट के साथ ही आगे बढ़ेंगे बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। आप जब किसी को लोन देते हो तो सामने वाले की क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से जनरली डिटरमाइन होता है कि उसे लोन क्या रेट से दिया जाता है। नॉर्मली आप वो रेट पे लेते हो, आप ये वाला रेट नहीं लेते कभी भी, ठीक है। पर ठीक है, इस क्वेश्चन में विल बी साइलेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो 616,667 multiplied by 5.36% making it 33053। रिसिप्ट होगी 3,33,333। तो इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, रिसिप्ट हमेशा माइनस होगी क्योंकि डेटर्स कम हो रहे होते से, इंटरेस्ट से इनकम बढ़ रही है। इंटरेस्ट आपके पीएनएल में जाएगा 316,387। सो 316,387, अगेन द पेमेंट इज सेम, एंड में जीरो हो जाना चाहिए, फिर भी देखते हैं। 5.36% मेकिंग इट 1,6,958। 3,33,345 हो जा रहा है वो, 12 रुपए ज्यादा। तो अपन क्या करते हैं, 12 रुपए यहाँ कम कर देते हैं ना, 58 से 46 कर देते हैं। सो 316,387 प्लस 1,916,946 मेकिंग इट 3,33,333। फाइनली आपका बैलेंस एंड में हो जाएगा 0। तो ईयर 1 के एंड, ईयर 2 के एंड कुछ इस तरह से अकाउंटिंग होगी। इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे आप ओवर द पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। और रीपेमेंट वगैरह का कंसेप्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ तक के। सो दिस इज हाउ इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड। नाउ व्हाट अबाउट मार्स लिमिटेड। मार्स लिमिटेड जो बायर है, बायर ऑफ गुड्स, तो उसके लिए वो इन्वेंट्री होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, फिक्स एसेट नहीं अज्यूम कर रहा, गुड्स अज्यूम कर रहा हूँ। वैसे दोनों केस में आंसर सेम रहेगा, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो पेमेंट आने वाले 2 साल में देगा। वो पेमेंट कितने पीरियड में देना है, आने वाले 2 साल के अंदर में पेमेंट देना है। तो आने वाले 2 साल के अंदर में वो जो भी पेमेंट देने वाला है वो क्या करते हैं, यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगता है, आपको डिस्काउंट करना है। और डिस्काउंटेड वैल्यू पे, यानी आज ही गुड्स खरीदने गए होते तो कितने में खरीदते, 9,50,000 रुपए में खरीदते, तो 9,50,000 रुपए पे ही आप गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। यानी इंड AS 2 भी यही बोलेगा कि गुड्स 950 पे रिकॉर्ड होंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 भी यही बोलेगा कि 950 पे रिकॉर्ड करेंगे। और वो जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं ना,
यानी यही ऐसा का ऐसा टेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखेगा, वो रिसिप्ट की जगह रीपेमेंट हो जाएगा, इस तरह से पूरी की पूरी इसकी अकाउंटिंग होगी। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इंड AS 2 इंड AS 115 आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आप में से कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर जो पहला पेमेंट है जो 12 महीने के अंदर अंदर मिलने वाला है, आप उसे क्यों डिस्काउंट कर रहे हैं, वो तो 12 महीने के अंदर ही मिल रहा है। 333 के बाद जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है बॉस 1 अप्रैल लिखा है, जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल को ही मिल जाएगा। सो व्हेन यू कंसीडर 12 मंथ्स इट इज लिटरल 12 मंथ्स, और आपको पेमेंट 12 मंथ्स में मिलेगा इसकी एश्योरिटी नहीं है। 1 अप्रैल कम्स आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है, यानी 31 मार्च 2002 डज नॉट मीन कि आपको 31 मार्च को ही पेमेंट मिल जाएगा, इट मे एक्सटेंड। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं यू हैव टू डिस्काउंट। अगर सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट होता ना तो मैं बोल देता छोड़ दो यार, इग्नोर करो, इट इज योर अजम्पशन, इट इज योर कॉल। पर 2 इंस्टॉलमेंट्स है, अब यार कैसे करूं मैं तो डिस्काउंट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, सो एज सच एकदम फाइनल आंसर नहीं है मेरे पास उसका आपके सवाल का, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हर केस में डिफर करेगा। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ स्टूडेंट आपको ये डिस्काउंट करना ही पड़ेगा। चलिए, इसके साथ हमारे एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे एंड होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।